व्यान मुल्डर 400 के बहुत ज्यादा करीब थे और सभी की निगाहें स्कोर कार्ड पे थी। कुछ लोग एकदम से तुरंत फैन कोड का सब्सक्रिप्शन लेके व्यान मुल्डर की 400 रन की हिस्टोरिकल पारी को देखना चाहते थे। मैच में वक्त भी बहुत था, सिर्फ 110 ओवर साउथ अफ्रीका बैटिंग की थी। व्यान मुल्डर खुद कप्तान भी था और फिर आती है एक शॉकिंग डिक्लेरेशन। सबको लगा कि भाई टाइम का तो कोई मसला नहीं है यार, सामने जिम्बाब्वे है तो फिर 110 ओवर ही खेले। ऐसा नहीं कि तुम 800-900 रन बना चुके हो, 2 दिन खेल चुके हो, अब तुम पर्सनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोच सकते। अब तुम्हें टीम के हित के बारे में सोचना है, तुम्हें टीम को ऊपर रखना है। लेकिन सब कुछ ये इशारा कर रहा था कि मुल्डर को 400 मार देने चाहिए थे। हालांकि मुल्डर 400 से पहले आउट हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन मुल्डर कर लेते हैं डिक्लेयर और सबको लगता है बहुत ज्यादा शॉकिंग। और फिर मैच के बाद मुल्डर कहते हैं कि मैंने ये डिक्लेरेशन की है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये रिकॉर्ड लारा का था, लारा का है, और मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड लारा का ही रहे। इट शुड बी दिस वे। तो भैया ये स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को शॉकिंग लगी, और बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई आम फैन के ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। पीटरसन से लेके बटलर से लेके बहुत लोगों ने बोला कि नहीं यार तुमने गलत किया। क्रिस गेल ने बोला कि तुम्हें खेलना चाहिए था, ये मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मुल्डर का अगर मैं ओपिनियन की बात करूं तो शायद मुल्डर को इस चीज का फर्क नहीं पड़ा होगा यार। उसको अपने पर्सनल माइलस्टोन की फिक्र नहीं होगी कि मैं 400 बना दूं, मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। भाई आज से 10 साल बाद किसी को पता नहीं होगा कि मुल्डर कौन था, कहां से आया, क्या करके गया। अब मुल्डर कोई एबी डिविलियर है नहीं, मुल्डर कोई डेल स्टेन तो है नहीं, मुल्डर कोई हसी मामला क्विंटन डिकॉक, ये ग्रेम स्मिथ तो है नहीं, ये जेपी डुमनी तो है नहीं, मार्क बॉचर तो है नहीं कि मुल्डर की तो लेगेसी है भाई, मुल्डर जैक कैलिस है कि मुल्डर का तो नाम याद रखे। कोई याद नहीं रखेगा आज से 10 साल बाद। लेकिन अगर तुम 400 मारते तो इट्स लाइक हिस्ट्री बुक्स में जब तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ता तुम्हारा नाम अमर हो जाता लिटरली। लेकिन मुल्डर ने उस तरीके से नहीं सोचा। इट्स लाइक उसको अपने पर्सनल माइलस्टोन की फिक्र थी ही नहीं, इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो लारा को दे दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा यार, मैं 400 बनाऊं नहीं बनाऊं, मुझे नहीं बनाने, इट डजंट मैटर टू मी। यानी कि उस बंदे का जो भी था, सही गलत तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन उसकी वैन मुल्डर की नजर में वो कप्तान भी था, उसके लिए पर्सनल माइलस्टोन उसको मैटर नहीं करता। अब तुम बोलोगे ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं। अब मैं ऑब्वियसली इंडिया के मैच की बात कर रहा हूं। इंडिया का मैच लंच होने वाला है, लंच से पहले का लास्ट ओवर 98 पे केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऋषभ पंत स्ट्राइक ले रहे। ऋषभ पंत ने फॉरवर्ड डिफेंस पे हल्का सा नज किया बॉल को, हालांकि वो रन नहीं था। यूजुअल सिनेरियो में ऋषभ पंत वो रन नहीं लेता। नॉन स्ट्राइकर एंड पे केएल राहुल कभी उस रन के लिए नहीं भागता। अगर उसको लंच से पहले 100 बनाने की नहीं पड़ी होती, अगर उसके दिमाग में 100 का जंजाल नहीं होता, यानी कि पर्सनल माइलस्टोन का कीड़ा नहीं होता, तो वो कभी भी उस रन के लिए नहीं भागता। बिकॉज दैट वाज नेवर अ रन। वो कभी भी उस रन की कॉल को यस नहीं करता। उसने यस किया क्योंकि केएल राहुल के दिमाग में 100 चल रहा था, पर्सनल माइलस्टोन चल रहा था। केएल राहुल को लग रहा था कि लंच से पहले 100 कर दूं भाई, क्यों खामखा प्रेशर लेके चढ़ना। और ऋषभ पंत के दिमाग में भी वही चल रहा था कि मैं इसको स्ट्राइक देता हूं यार, और इसकी रन इसलिए तो लिए तुमने। यूजुअल सिनेरियो में तुम वो रन टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं लेते। तो ऋषभ पंत आउट हो गया, अच्छा खासा खेल रहा ऋषभ पंत आउट हो गया। 2 रन मारने के बाद केएल राहुल लंच के बाद खुद भी 100 पे आउट हो गए। यानी कि पर्सनल माइलस्टोन को दिमाग में रख के टीम का हित खराब हो गया। आउट ऑफ नोवेयर ऋषभ पंत की विकेट, आउट ऑफ नोवेयर 100 के बाद एकदम से केएल राहुल की विकेट। यानी कि इंडिया का जो एक वक्त पे लग रहा था ना कि इंडिया शायद यहां से अच्छी खासी 50, 100, 150 रन की लीड भी ले सकता है, जो कि लिटरली इस मैच को डिसाइड कर सकती थी, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। उसके बाद कोलैप्स हो गया। ऑब्वियसली इंडिया की टेल है, इंडिया की टेल 20 रन भी नहीं बना पाती। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हमें टारगेट में 20 रन बाकी और हमारे टेल के बुमराह, आकाशदीप, ये सब टेल हमारी बची हो और हमसे वो 20-30 रन भी ना बने, बिकॉज इनके पास का है नहीं। तो पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में टीम का मोमेंटम खराब हुआ। और ये पहले मैच में भी हुआ है। हमने पहला मैच भी ऐसी तरीके से डोमिनेट किया था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लगे थे, 500 एक ओवरसीज टेस्ट में लगे थे, लेकिन दोनों पारी में 40 रन के अंदर 7 विकेट निकल जाना, डोमिनेटिंग पोजीशन पे आने की तरफ से एकदम से कोलैप्स कर जाना,
और हमारा मैच हारना। इस मैच में भी हम आराम से एटलीस्ट 50 से 100 रन की लीड यहां पे ले सकते थे, बट समहाउ एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आने के बाद फिर से हमने मोमेंटम को स्लिप करने दिया, एडवांटेज को स्लिप करने दिया, और 3 दिन के खेल के बाद ये मैच कहां पे खड़ा है। देखो वैसे तो तुम बोलोगे स्कोर बराबर है, सब कुछ लेवल है, ये मैच एकदम बराबर खड़ा, लेकिन तुम मुझे पूछोगे ना तो इंडिया को 5वें दिन इस पिच पे बल्लेबाजी करनी है। थोड़े बहुत क्रैक्स ओपन अप होंगे, थोड़ी बहुत अनइवन बाउंस होगी, थोड़े बहुत पैचेस क्रिएट होंगे, थोड़ा बहुत टारगेट का 5वें दिन प्रेशर भी होगा। तो यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 3 दिन के खेल के बाद इंग्लैंड को इस मैच में स्लाइटली एडवांटेज है। अब यहां से अगर चौथे दिन इंग्लैंड 300 रन भी बना लेता है और 5वें दिन इंडिया को 300 रन का टारगेट दिया जाता है, तो 90 ओवर में 300 रन बना सकती है टीम इंडिया। लेकिन 5वें दिन चेज करना, और टेस्ट में हमारा चेज का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, 300 आई डोंट नो कितनी बार हम चेज करके दिए हैं ओवरसीज टेस्ट में। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लैंड थोड़ा यहां से एक एडवांटेज वाली पोजीशन पे है। वंस अगेन एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे आके हमने इस मैच को स्लिप होने दिया है, चाहे वो पहली इनिंग में हमारी बॉलिंग हो, जेमी स्मिथ का 0 पे कैच छूटना, ब्रेंडन कार्स जो एक टेल एंडर है उसका 50 मार जाना, यानी कि 310 20 300 तक हम आराम से इंग्लैंड को लपेट सकते थे बुमराह के वो मॉर्निंग स्पेल के बाद, लेकिन बना गए 380। तो ये जो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं ना, जब हम लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट कर रही है, इंडिया एकदम से पीछे स्लिप कर जाती है, ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब मैं बेसबॉल का जिक्र करूंगा। पहली इनिंग में तो हमें बेसबॉल देखने को नहीं मिला, क्या दूसरी पारी में हमें बेसबॉल देखने को मिलेगा? क्या मैकुलम स्टोक्स की ये इंग्लैंड टीम थोड़ा अग्रेसिव खेलेगी, ये दिमाग में लेके खेलेगी कि 300 350 बनाए जाए 90 ओवर में, जो कि इंग्लैंड के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर बना दिए जाए तो 5वें दिन इंडिया को अंडर प्रेशर डाला जा सकता है, मैच कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश की जा सकती है। और मैं ये अपनी फिलॉसफी नहीं बता रहा, मैं ये इंग्लैंड की ही फिलॉसफी बता रहा हूं, जो इंग्लैंड के लोग हर बार बड़ा वोकली होके एक्सपर्ट्स एंड ये मैनेजमेंट बोलती है कि हम तो एंटरटेन करना है, हम तो ड्रॉ के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। मौलाना रिजवान की फिलॉसफी को इंग्लैंड की बेसबॉल ने बहुत सीरियस ले रखा है, या तो विन है या लन है। तो बेसबॉल की टीम के लिए या तो विन होता है या लन होता है, बीच में ड्रॉ वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो क्या बेसबॉल आज अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा? क्या बेसबॉल ये रिस्क लेगा कि नई गेंद है, बुमराह है, आकाशदीप है, क्या डकेट क्राउली पहली बॉल से पहले ओवर से अग्रेशन दिखाएंगे? क्या इंग्लैंड 300 प्लस का टारगेट लेके चलेगा और इंडिया को 5वां दिन पूरा खिलाएगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज मिलेंगे। कल का लास्ट का एक ओवर जैक क्राउली के यहां फंस गया था भाई, वो नहीं चाह रहा था कि दूसरा ओवर बेन डकेट या हम खेलें। तो यहां से दिखता है कि बेसबॉल अंडर प्रेशर में है, बेसबॉल को इंडिया की बॉलिंग ने तंग कर रखा है और बेसबॉल के लिए राहें आसान नहीं होंगी। अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम लॉर्ड्स में ड्रा करा के भी खुश हैं, हम एक अवे टूर में हैं, हम ऑलरेडी एक सीरीज लेवल कर चुके हैं, स्केयर अप कर चुके हैं। यहां से लॉर्ड्स का मैच ड्रॉ करना भी टीम इंडिया के लिए एक अच्छा खासा एक हेल्दी रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन क्या बेसबॉल के लिए 3 मैच के बाद सीरीज पे एक लेवल होना घर पे खेलते हुए एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अवे की परफॉर्मेंस तो तुम्हारी ऑलरेडी खराब है, 2 टेस्ट साइकिल खत्म होगी बेसबॉल के एरा में, तुम टेस्ट में फाइनल के आसपास भी तुम कंटेंशन में नहीं आते हो। तो बेसबॉल का अगर तात्पर्य ही इतना है, अगर बेसबॉल का मोटिव ही इतना है कि क्राउड आए, तालियां बजाए, ही हा हु इंटेंट एंटरटेनमेंट, तो भाई T10 है यार, आजकल T20 है यार, इतनी सारी लीग्स है, तुम्हारे पास 2 लीग्स है, वाइटैलिटी ब्लास्ट चला हुआ है, 1 महीने बाद D100 चलेगा तुम्हारा। तो कितनी एंटरटेनमेंट व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए छोड़ दो यार, व्हाइट बॉल क्रिकेट का धंधा क्यों बंद कर रहे हो तुम? एंटरटेनमेंट ये इंटेंट। तो बेसबॉल तो अंडर प्रेशर है और बेसबॉल की कमजोरियां दिख रही हैं। बेसबॉल बिल्कुल अंडर प्रेशर और इंग्लैंड अंडर प्रेशर है। इंडिया को ड्रॉ इस मैच में सूट करेगा, इंग्लैंड को नहीं करेगा घर पे खेलते हुए। तो इंग्लैंड वो टीम है जो रिजल्ट के लिए शुड बी डेस्परेट, दे शुड बी डेस्परेट टू विन दिस टेस्ट मैच। एंड हाउ दे गोना विन दिस टेस्ट मैच? इफ दे बैट एंड स्कोर 300 प्लस टुनाइट, और फिर आज चाहे 5 ओवर इंडिया को खिलाने हो या कल पूरा दिन इंडिया को 300 प्लस का टारगेट चेज कराना हो। दैट्स द ओनली वे इंग्लैंड कैन थिंक अबाउट द रिजल्ट, एंड आई बिलीव दे आर अंडर प्रेशर। A draw won't help them playing at home after 3 मैच 1-1, it won't help them। कब? जब इंडिया के पास रोहित शर्मा नहीं है, जब इंडिया के पास पूरे 5 मैच फिट बुमराह नहीं है,
जब इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है, जब इंडिया ट्रांजिशन फेज में चल रही है, एक नया कप्तान है, एक टेस्ट में अंडर प्रेशर गौतम गंभीर कोच है, नए नए प्लेयर साइंस दर्शन लेके करुण नायर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इंडिया की टीम में चल रहे हैं। तो उस टीम इंडिया को अगर तुम 3 मैच के बाद एक एक करा के घर में बैठे हो तो सवाल बेसबॉल पे उठेंगे। इंडिया खुशी खुशी से 3 मैच के बाद एक एक का रिजल्ट लेगा। सो बेसबॉल को आज अपनी बेसबॉल वाली बैटिंग दिखानी पड़ेगी अगर इंग्लैंड चाहता है कि इस मैच से रिजल्ट निकले।